So good morning students. So till now we have discussed the machine learning. मशीन लर्निंग क्या होती है, क्या स्टेप्स होते हैं मशीन लर्निंग के अंदर, और उसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है मशीन लर्निंग का, और ह्यूमन प्रोस्पेक्टिव में और ह्यूमन ब्रेन के प्रोस्पेक्टिव में, उसके न्यूरॉन्स के प्रोस्पेक्टिव में किस तरीके से मशीन लर्निंग की जाती है। तो बेसिकली हम लोगों ने उसमें समझा है कि मशीन लर्निंग भी जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से चीज़ों को सीखता है, लर्न करता है, उसी तरीके से मशीन लर्निंग भी करती है। तो अब इसमें पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या होंगे, इसके डेटा सेट होगा, डेटा पॉइंट्स होंगे जो हम लोगों को लेने पड़ेंगे, और उन्हीं डेटा पॉइंट्स के बेसिस पर हम लोग मॉडल को ट्रेन करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। और मॉडल जब ट्रेंड हो जाएगा तो उसको फिर टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करने के बाद उसमें हम जब भी कोई सैम्पल वैल्यूज़ देंगे तो वो उसका प्रोडिक्शन करके दिखाएगा। तो ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों को दिखाएगा जो कि लेबल्ड होंगी, जो कि पहले से ही मॉडल जो होगा उसके लिए ट्रेंड होगा। और ये टाइप होता है सुपरवाइज लर्निंग का। तो हम लोगों ने मशीन लर्निंग के टाइप्स भी पढ़े थे। तो बेसिकली ब्रॉडली अगर हम बात करें तो मशीन लर्निंग इज़ क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। वन इज़ द सुपरवाइज लर्निंग एंड सेकंड वन इज़ द अनसुपरवाइज लर्निंग। उसके बाद री लर्निंग भी होती है, सेमी सुपरवाइज लर्निंग भी होती है। वी विल टेक इट एज द टाइम पासेस, फाइन। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अनसुपरवाइज लर्निंग भी क्या होती है। अनसुपरवाइज लर्निंग होती है जिससे कि हम खुद ही अपने एक्सपीरियंसेस से, मतलब हमारे पास जो डेटा होता है वो सुपरवाइज नहीं होता, अंडर सुपरविजन नहीं होता। हमारे पास जो डेटा होता है उन्हीं के उसमें से अपने को पैटर्न ढूंढना पड़ता है, एंड वी हैव टू प्रेडिक्ट अकॉर्डिंग टू इट। ठीक है, थोड़ा सा बिट कॉम्प्लेक्स होता है अनसुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, उसमें हम लोगों ने एक एग्जांपल भी देखा था कैट्स और डॉग्स का, और किस तरीके से वो इमेज को रीड करता है, एंड इट विल डिटरमाइन के वेदर इट इज़ अ कैट और द डॉग। ठीक है, तो टिल नाउ आई होप कि आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा व्हाट इज़ द मशीन लर्निंग इज़ ऑल अबाउट, एंड व्हाट डू यू मीन बाय द सुपरवाइज लर्निंग एंड द अनसुपरवाइज लर्निंग, एंड वी हैव सीन द डिफरेंशिएशन बिटवीन द सुपरवाइज लर्निंग एंड द अनसुपरवाइज लर्निंग, and as well as I had given you the assignment also for regarding the supervised learning and unsupervised learning, and you have to submit it hand written to me। ठीक है, आप इसका फाइल अपलोड कर देंगे गूगल क्लासरूम में ही, और दैट शुड बी द हैंड रिटन, फाइन। सो नाउ इन दिस लेक्चर वी विल सी द सुपरवाइज्ड लर्निंग इन अ डीपर वे। ठीक है, हम थोड़ा सा और इसको डीप में पढ़ेंगे, समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग, अभी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग भी देखा था, जिसमें हमने देखा था लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, सो एसवीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन, ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ द सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग के भी हमने टाइप्स देखे थे। तो सबसे जो सिंपल होता है, जो सबसे इजी होता है, जो द मोस्ट पॉपुलर है सुपरवाइज लर्निंग के अंदर, वो कहलाता है लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टी वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन भी होता है। ठीक है, पॉलिनॉमियल भी रिग्रेशन होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशंस भी होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे, जो आप लोग देख रहे होंगे इसके पीछे रिग्रेशन वर्ड लगा हुआ है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई जस्ट सजेस्ट यू कि आप टिल द एंड इस लेक्चर्स को देखें, अब आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे, क्योंकि अब हम बेसिक मैथमेटिक्स में भी जाएंगे। ठीक है, मशीन लर्निंग को टफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर मैथमेटिक्स होती है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, वी हैव बोरोड सम कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स आप लोगों ने पढ़ी है, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, आप लोगों ने ग्राफ थ्योरी पढ़ी है। ठीक है, आप लोगों ने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हैं, अलजेब्रा पढ़ी है। तो ये जो आप लोगों ने 10th और 12th में मैथमेटिक्स पढ़ी है, थोड़ा बहुत उसी का जस्ट लेना है। ठीक है, एज फार एज द इम्प्लीमेंटेशन इज कंसर्न इन द पाइथन, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द प्रोग्रामिंग पार्ट, और वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द मैथमेटिकल पार्ट। लेकिन ड्यूरिंग दिस थ्योरेटिकल लेक्चर्स आई विल एक्सप्लेन यू द मैथमेटिकल पार्ट ऑल्सो। ठीक है, थोड़ा सा एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, और फिर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से भी इसको समझाऊंगा कि क्या ऑल दीज आर, व्हाट डू यू मीन बाय ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो व्हेन वी हैव सीन दैट सुपरवाइज लर्निंग, तो सुपरवाइज लर्निंग में हम लोगों ने देखा कि रिग्रेशन वर्ड सबके पीछे लिखा हुआ था। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, पॉलिनॉमियल रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन रिग्रेशन। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो अब अभी हम ये समझेंगे रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि रिग्रेशन क्या होता है, और उसके बाद क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती है मशीन लर्निंग के अंदर, क्या क्या जार्गन्स होते हैं, एक ही वर्ड को बहुत अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो वो भी मैं आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हम अपना नींव बना लें। फर्स्ट ऑफ ऑल विल मेक आवर फाउंडेशन। जब हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो जो हमारी बिल्डिंग होगी वो भी हमारी अच्छी बनेगी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस लेक्चर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय द रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, अंडर सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो रिग्रेशन एनालिसिस का क्या है, सबसे पहले अपन इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं।
It is a statistical method to model the relationship between the dependent variable and independent variable. तो बेसिकली एक ये मॉडल होता है, स्टैटिस्टिकल मेथड है जो कि मॉडल करता है. मॉडल जब भी हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मशीन लर्निंग की, ठीक है, बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो बेसिकली अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं. तो आप लोगों ने अपने 10th क्लास में माइट भी आप लोगों ने एक लीनियर इक्वेशंस पढ़ी होंगी और उसके अंदर एक बहुत ही पॉपुलर लीनियर इक्वेशन होती है. सॉरी यहाँ पे सही तरह से नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y इक्वल्स टू mx प्लस c. आप लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ी होगी और आप लोगों ने ये आप लोग इसको जानते भी होंगे. तो हियर y इज़ माय डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है. अगर मैं मशीन लर्निंग के प्रोस्पेक्टिव में बात करूँ, इक्वल्स टू m इज़ द स्लोप, ठीक है. यहाँ पे अगर मैं मशीन लर्निंग के प्रोस्पेक्टिव में बात करूँ तो ये कहलाएगा कोफिशिएंट. x इज़ माय डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एंड प्लस c इज़ माय इंटरसेप्ट. तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन स्टूडेंट्स. जब भी हम मशीन लर्निंग की बात करेंगे, जब भी हम सुपरवाइज लर्निंग की बात करेंगे, उसके अंदर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा. इसी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी को अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में आप लोगों को दिखाया जाएगा मशीन लर्निंग के अंदर. तो आप इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो. आप सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो बेसिकली क्या है, जो मेरा x है ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y मेरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो डिपेंडेंट वेरिएबल को और भी तरीके से बोला जाता है, और भी इसके नाम होते हैं. एक तो होता है टारगेट वेरिएबल, क्योंकि इसको हम टारगेट कर रहे हैं, y को हम टारगेट कर रहे हैं. y हमारा प्रेडिक्टिव वैल्यू होगा, इसी पे हमारा सारा फोकस होगा. उसके बाद इसको प्रेडिक्टिव वैल्यू भी बोला जाता है या फिर इसको फिटेड वैल्यू भी बोला जाता है, ठीक है. अभी ये क्या चीज़ें होती हैं, क्या टर्म्स होते हैं, वी विल अंडरस्टैंड वंस विल प्रोसीड इन द लेक्चर, ठीक है. तो बेसिकली हम लोगों ने अभी सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ी है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो जो रिग्रेशन, जब भी हम रिग्रेशन मॉडल की बात करेंगे, जब भी हम किसी भी रिग्रेशन एल्गोरिथम की बात करेंगे, तो उसमें हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की, एक लाइन इक्वेशन की, जिसको हम बोलते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. इसके अंदर जो y पार्ट होता है वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि वो x के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. उसके बाद जो m है वो मेरी स्लोप है. तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी किस तरीके से ये लाइन इक्वेशन ग्राफ में दिखती है, मैं आपको बता दूंगा. फिर उसके बाद बात करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की. इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्टर भी बोलते हैं. ये देखिए, इसमें आप प्रिडिक्टेड वैल्यू और प्रिडिक्टर, इनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा. प्रिडिक्टिव वैल्यू अगर मैं जब बोल रहा हूँ तो वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट मीन्स के y. और जो प्रिडिक्टर होता है या प्रिडिक्टर होता है उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम बोलते हैं x. इसको हम रिस्पॉन्स वैल्यू भी बोलेंगे या फिर ऑब्जर्व वैल्यू भी बोलेंगे. इसको हम फीचर भी बोलते हैं, फीचर्स, इसको अपन फीचर्स भी बोलते हैं, ठीक है. तो अगर मैं इन अदर वर्ड्स रिग्रेशन एनालिसिस को पढ़ूँ, क्योंकि रिग्रेशन का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, तो अगर मैं अदर टर्म्स में इसको बोलूँ तो इन अदर टर्म्स रिग्रेशन एनालिसिस इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज चेंजिंग करस्पॉन्डिंग टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स. किस तरीके से जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस तरीके से वो चेंज हो रहा है, ठीक है, वो किस तरीके से चेंज हो रहा है करस्पॉन्डिंग टू इट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यू, ठीक है. डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ किस तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग में चेंज हो रही हैं व्हेन अदर इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर हेल्ड फिक्स्ड, ठीक है. अगर मैं जब और अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को फिक्स रख देता हूँ, तो ये जो पार्ट है, ये जो डेफिनेशन है, बेसिकली ये लीनियर रिग्रेशन के अंदर नहीं होती, ये मल्टी वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन के अंदर होती है. तो हम वो भी देखेंगे किस तरीके से मल्टी लीनियर रिग्रेशन होता है. तो एमएलआर भी पढ़ेंगे. सबसे पहले हम एसएलआर की बात कर रहे हैं. तो एमएलआर के अंदर क्या होता है कि एमएलआर के अंदर यहाँ पे ये M1 X1 होगा. मल्टी लीनियर रिग्रेशन में मैं आपको बताऊंगा अभी वंस वी विल, मैं आप लोगों को अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता. वी विल जस्ट स्टक टू द सिंपल लीनियर रिग्रेशन, और उससे भी पहले हम लीनियर रिग्रेशन को समझना चाह रहे हैं, ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अकॉर्डिंग टू मशीन लर्निंग, व्हाट डू यू मीन बाय रिग्रेशन एनालिसिस, ये देख लेते हैं.
using the relationship between the variables to find the best fit line or the regression equation that can be used to make the prediction. ये जो स्टूडेंट्स में यहाँ पे regression equation कह रहा हूँ या best fit line कह रहा हूँ, this is nothing but the line equation. ठीक है, जब भी हम ऐसे इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके से लाइन इक्वेशन होती है. ठीक है, तो ये जो लाइन इक्वेशन बनी हुई है, ये जो लाइन इक्वेशन है, यही मेरी क्या है, रिग्रेशन लाइन है, यही मेरा मॉडल है. ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मेरा x एक्सेस होता है, यहाँ पे मेरा y एक्सेस होता है. यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं प्रेडिक्टिव वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पे जो भी होती हैं वो मेरी क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं. दीज वेरिएबल्स आर गिवन. ठीक है, उसी तरीके से ये y वेरिएबल्स भी दिए हुए होते हैं. ये ट्रेनिंग डेटा सेट होता है और फिर उसके बाद हम मॉडल को जब ट्रेन कर देते हैं तो बेस्ट फिट लाइन, तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डेटा पॉइंट होगा, यहाँ पे एक डेटा पॉइंट होगा और इस तरीके से यहाँ पे एक डेटा पॉइंट होगा, यहाँ पे एक डेटा पॉइंट होगा. तो किस तरीके से मिनिमल इसका डिस्टेंस रहे इस डेटा पॉइंट से, इस रिग्रेशन लाइन का, वो मेरी बेस्ट फिट लाइन कहलाती है. वो मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन भी करूँगा फिगर के थ्रू. अब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. तो बेसिकली अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि रिग्रेशन इज़ बेसिकली डिपेंड अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ठीक है, अगर मैं इसको मशीन लर्निंग के प्रोस्पेक्टिव में बात करूँ तो इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स टू फाइंड द बेस्ट फिट लाइन और द रिग्रेशन इक्वेशन दैट कैन बी यूज टू मेक द प्रेडिक्शन. क्योंकि बेसिकली हम लोगों को करना क्या है, एक मॉडल बनाना है, एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम जो भी हम यूज़ करेंगे, और उसके बाद क्या करना है, हमें प्रेडिक्शन करना है. क्योंकि सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम लोगों को पता है स्टूडेंट्स, वी हैव अ डेटा सेट. डेटा सेट जो होता है वो लेबल्ड डेटा सेट होता है. लेबल्ड डेटा सेट मैंने आप लोगों को बताया है कि उसमें प्रीवियसली जो प्रेडिक्टेड करने वाले हैं, जो करेक्ट वैल्यूज़ हैं, जो करेक्ट डेटा है वो भी होता है. तो उसमें हम क्या करते हैं कि उस डेटा सेट को डिवाइड कर लेते हैं ट्रेनिंग डेटा सेट में और टेस्ट डेटा सेट में, और फिर हम मॉडल को ट्रेन करते हैं थ्रू ट्रेनिंग डेटा सेट, और उसके बाद उस पर टेस्ट करते हैं. और टेस्ट करने के बाद जब हम वैल्यू को पास करते हैं तो हमारा मशीन जब लर्न करने लग जाता है, हमारा मॉडल जब अच्छी तरीके से ट्रेंड हो जाता है, तो हम उसके ऊपर कोई भी वैल्यू डालेंगे तो वो उसका प्रेडिक्शन करके हमें देगा. किस तरीके से होता है वो मैं आपको लोगों को बताऊँगा. These are the applications of the regression analysis. Prediction of the temperature, age, salary price. क्या होता है ये सब मैं आप लोगों को, हम सैलरी प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. आप लोगों ने देखा होगा टेम्परेचर फोरकास्टिंग होती है, वेदर फोरकास्टिंग होती है, ये भी प्रीवियस डेटा के एनालिसिस के ऊपर होती है. तो ये अब अभी हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस लेक्चर और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस स्लाइड हम देखेंगे. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. So now the company wants to do the advertisement of ओके फाइन. ये जो ऊपर का पार्ट है आप इसको छोड़ दें, ये मैंने एक एग्जांपल लिया था जो कि अभी मैं यूज़ नहीं करूँगा. सो यू जस्ट लीव दिस पैराग्राफ. विल सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. रिग्रेशन इज़ द सुपरवाइज्ड learning technique which helps in finding the correlation between the variables and enable us to predict the continuous output variable based on द वन और मोर प्रिडिक्टर वेरिएबल्स. ठीक है, तो प्रिडिक्टर वेरिएबल्स मैंने आप लोगों को बता दिया. प्रिडिक्टर वेरिएबल्स आर नथिंग बट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो ये भी वही चीज़ बता रहा है कि रिग्रेशन जो है वो बेसिकली कोरिलेशन है बिटवीन द वेरिएबल्स. ठीक है, और प्रिडिक्ट करता है कंटिन्यूस आउटपुट को. अभी हम कैटेगोरिकल आउटपुट की बात नहीं कर रहे, हम कंटिन्यूस आउटपुट की बात कर रहे हैं. कैटेगोरिकल जब आउटपुट की बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन हो जाएगा. अभी हम सिर्फ रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो रिग्रेशन में क्या होता है, कंटिन्यूस वैल्यू आती है. So in regression we plot the graph between the variables with best fit the given data points. Using this plot the machine learning model can make the prediction about the data. तो अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा ग्राफ प्लॉट करेंगे जो कि बेस्ट फिट होगा. ठीक है, वो बेस्ट फिट लाइन होगा. बेस्ट फिट लाइन कैसे निकलती है कि जो डेटा पॉइंट्स होते हैं उनका डिस्टेंस उस लाइन के थ्रू सबसे मिनिमल होना चाहिए. तो जितना मिनिमम होगा उतनी वो बेस्ट लाइन होगी. मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आपको ग्राफ में मैं बताऊँगा. इन अदर वर्ड्स, regression shows a line or curve that passes through all the data points on the target predictor. ठीक है, टारगेट प्रेडिक्टर, टारगेट की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स इट इज़ नथिंग बट y. तो टारगेट प्रेडिक्टर, प्रेडिक्टर मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ करी गई है. ठीक है, टारगेट और प्रेडिक्टर मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. अगर दूसरे टर्म में बात करूँ लाइन इक्वेशन के बारे में तो y एंड x. तो बेसिकली जो सारा खेल होने वाला है वो y और x के बीच में ही होने वाला है.
ठीक है। जब मेरे को वाई पता है, मेरे को एक्स पता है, मुझे एम निकालना है। तो जितना अच्छा मैं एम निकालूंगा, जितना अच्छा मैं स्लोप निकालूंगा, उतना अच्छा मेरा काम होगा। ठीक है। अ, अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स लाइन इक्वेशन नहीं समझ में आई है या नहीं समझ में आ रही है, तो यू कैन गो टू द वेबसाइट। ठीक है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं लाइन इक्वेशन को। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट रिगार्डिंग दैट। और जो सबसे बेस्ट है वो मैथ्स इज़ फन है। mathsisfun.com आप जाएं और आप उसमें मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि लाइन इक्वेशन कैसे काम करती है। फाइन। So regression shows a linear or the curve that passes through all the data points or on target predictor graph in such a way that the vertical distance between the data points and the regression line is the minimum. ठीक है, वही मैंने आपको लोगों को बताया कि जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा बिटवीन द डेटा पॉइंट्स एंड द रिग्रेशन लाइन शुड बी मिनिमम। तो जितना मिनिमम होगा उतनी मेरी बेस्ट लाइन होगी, उतना मेरा सबसे अच्छा मॉडल होगा और उतना अच्छी वो मेरे को एक्यूरेसी देगा इन द प्रेडिक्टिव वैल्यूज इन द आउटपुट। The distance between the data points and the line tell whether a model has captured the strong relationship or not। ठीक है, तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो मेरे को यही शो करेगा। इसको हम रेजिडुअल एरर भी बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को ग्राफ में दिखाऊंगा भी सही आगे। तो ये मेरे को दिखाएगा कि रेजिडुअल एरर जो है वो मेरा जितना मिनिमम होगा उतना अच्छा मेरा मॉडल होगा और उतनी ही अच्छी वो मेरे प्रेडिक्टिव वैल्यू देगा, क्योंकि जितना एरर कम होगा उतना मेरे लिए अच्छा है। So these are the type of regression, basically linear regression, polynomial regression, support vector regression, decision tree है, random forest है, rich regression, lasso regression and logistic regression। ठीक है, तो ये हम आगे आगे एक एक करके सब चीज़ें पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम इन ग्राफ्स को देख लेते हैं। ठीक है, मैं अब आप लोगों को ग्राफ समझा देता हूँ। देखिए, दीज आर माई नथिंग, जो आप लोगों को यहाँ पे रेड डॉट्स दिख रहे हैं, ये रेड डॉट्स आर नथिंग बट माई डेटा पॉइंट्स। ठीक है, ये जो आपको लाइन दिख रही है, दिस लाइन इज़ नथिंग बट योर रिग्रेशन लाइन, ये प्रिडिक्टिव लाइन है। और ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन लाइन में, ये डिस्टेंस है। तो जो ये लाइन बनी है ये मेरा मॉडल है, इसको मैं रिग्रेशन लाइन भी बोलता हूँ, ये मेरा मॉडल भी बोलता हूँ इसको। तो ये मेरे डेटा पॉइंट्स हैं और मेरे को इस तरीके से मॉडल बनाना है, इस तरीके से मॉडल को डिज़ाइन करना है जिससे कि जो मेरा डिस्टेंस है डेटा पॉइंट्स टू द लाइन वो कम से कम हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन लाइन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे ये जो है ये मेरा फिट है बिल्कुल, जो दूसरे उसमें दिखाया हुआ है। दीज आर माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स, दीज आर माई डिपेंडेंट वेरिएबल वाई, और ये मेरे प्रेडिक्टिव वैल्यू ऑफ वाई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपको ब्लैक में डॉट्स दिख रहे हैं, दीज आर माई डेटा पॉइंट्स। ठीक है, अब आप देखेंगे जो इनका डिस्टेंस है, ये जो है ये मेरी जो ब्लैक में आपको डेटा पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये मेरी ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ वाई है। और ये जो लाइन के ऊपर आ रही है, दिस इज़ माई प्रेडिक्टिव वैल्यू। ठीक है, दिस इज़ नथिंग बट द लाइन इक्वेशन विच इज़ रिटन बाय वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जब जब मेरे पास y है, मेरे पास x है, तो मुझे क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना। कोफिशिएंट निकाल के एक लाइन इक्वेशन निकालनी है, और वो लाइन इक्वेशन बिल्कुल इस तरीके से होनी चाहिए कि डेटा पॉइंट्स और लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो सबसे कम हो। तो जब मैं रेजिडुअल, तो ये जो आपको पिंक कलर की दिखा रही है लाइन, वो कहलाता है रेजिडुअल। और रेजिडुअल इज़ नथिंग बट माई ऑब्जर्व वैल्यू माइनस प्रेडिक्टिव वैल्यू। तो अगर मैं ऑब्जर्व वैल्यू को वाई आई से रिप्रेजेंट करता हूँ तो इट विल बिकम वाई आई माइनस वाई जे। अगर मैं प्रेडिक्टिव वैल्यू को जे से रिप्रेजेंट करता हूँ तो वो मेरा हो जाएगा वाई आई माइनस वाई जे। तो इट इज़ बेसिकली ऑब्जर्व वैल्यू माइनस प्रेडिक्टिव वैल्यू। तो इस तरीके से मैं रेजिडुअल कैलकुलेट कर सकता हूँ। रेजिडुअल कैलकुलेट इसलिए किया जाता है क्योंकि मैट्रिसेस निकाली जाती है। मैट्रिसेस मतलब कितना मॉडल मेरा कितना अच्छा तरीके से ऑब्जर्व वैल्यू वो देता है। ठीक है, ये हम धीरे धीरे आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। तो बेसिकली इस ग्राफ से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा रिग्रेशन लाइन क्या होती है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या होगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर ये ऑब्जर्व वैल्यू दी हुई होंगी। इस ऑब्जर्व वैल्यू को, ये दिस इज़ नथिंग बट योर डेटा सेट, इस डेटा सेट को हम डिवाइड करेंगे ट्रेनिंग डेटा सेट के अंदर और टेस्ट डेटा सेट के अंदर, और उसको हम फिर सप्लाई करेंगे किसको, मॉडल को, अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम जो हम लोगों ने डिसाइड की है। तो आप चाहते हैं कि भाई कंटिन्यूस डेटा आ रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए डेटा इस तरीके से आ रहा है, जैसे अगर मैं बात करूँ एज और सैलरी की। ठीक है, तो एज और सैलरी का मेरे पास डेटा है, तो एक कंटिन्यूस होगा कि मान लीजिए कोई 24 साल का एम्प्लॉई है तो उसकी कुछ, हम ये एग्जांपल अभी देखेंगे भी सही। ठीक है, तो कोई एक छोटा मतलब एक कम एज का एम्प्लॉई है तो उसकी बट ऑब्वियस है कि उसकी सैलरी कम होगी, उसका एक्सपीरियंस क्या होगा। इसी तरीके से जो हमारे पास डेटा होंगे, उन डेटा को हम लोग स्प्लिट कर देंगे
ट्रेनिंग डेटा में और टेस्ट डेटा में, और फिर उसको हम अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम, क्योंकि ये कंटिन्यूस वैल्यू है तो हम इसके अंदर लीनियर रिग्रेशन यूज़ कर सकते हैं, तो लीनियर रिग्रेशन यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम सबसे पहले मॉडल को ट्रेन करेंगे, उसके बाद टेस्ट करेंगे, और उसके बाद जब भी हम कोई एज देंगे, लेट सपोज कि मैंने उसमें 27 एज दी, तो अब मेरे 27 एज इस एम्प्लॉय की कितनी मेरी सैलरी होनी चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू द ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्ट डेटा सेट मॉडल मेरे को बताएगा कि उसकी प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है वो काम करता है। देखिए स्टूडेंट, ये मेरा एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, जब हम इसको पाइथन में इम्प्लीमेंट करेंगे ये ग्राफ हम लोगों को देखने को मिलेंगे, और ये बहुत सिंपल होता है, मैथमेटिक्स की हमारे को ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन एज़ फार एज योर थ्योरेटिकल इज़ कंसर्न, थ्योरी पार्ट इज़ कंसर्न, आप लोगों को जब एग्ज़ाम में लिखना होगा तो बट ऑब्वियस है कि आपको एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। हाँ, आप उसके अंदर पाइथन की कोडिंग लिख सकते हैं अगर आप लोगों को याद रहे तो। आप पाइथन में हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं मशीन लर्निंग, वो मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग बहुत ही इनिशियल स्टेज पे हैं पाइथन लैब के। तो जब हम पाइथन के टर्मिनोलॉजी समझ लेंगे, उसके कंसेप्ट समझ लेंगे, लिस्ट वगैरह टपल्स ये समझ लेंगे, तब हम आगे उस पर काम करेंगे। फाइन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो एग्जाम्पल ऑफ द रिग्रेशन एनालिसिस, ये हम लोग देख ही चुके हैं। प्रोडिक्शन ऑफ रेन यूजिंग टेम्परेचर और अदर फैक्टर। तो मान लीजिए अब मेरे पास डेटा है, टेम्परेचर मेरे पास दिया हुआ है, ह्यूमिडिटी दी हुई है किसी एक प्लेस की, ठीक है, किसी और डेट्स दी हुई हैं। अब मेरे को ये प्रेडिक्ट करना है कि वो रेन होगी कि नहीं होगी। तो अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी कंसनट्रेशन मैं ये बता सकता हूँ कि पहले मैं क्या करूँगा, डेटा सेट लूँगा। डेटा, देखिए किसी भी मशीन लर्निंग के लिए, प्रेडिक्शन के लिए डेटा होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे पास डेटा ही नहीं होगा तो मैं मॉडल को लर्न कैसे करवाऊँगा। ठीक है, तो डेटा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज द सुपरवाइज लर्निंग इज़ कंसर्न। ठीक है, और वो भी लेबल डेटा होना चाहिए। तो डेटा की कंडीशनिंग करना और फीचर एक्सट्रैक्शन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को डेटा को क्लीन भी करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि कई वैल्यूज़ मिसिंग होती हैं। लेट सपोज़ के मान लीजिए आज की तारीख है, आज की तारीख का मैं डेटा ले ही नहीं पाया। ठीक है, पिछले 5 महीने का अगर मान लो मैं डेटा ले रहा हूँ, और मान लीजिए 2 या 3 दिन का मेरे पास टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की रीडिंग्स नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस डेटा को क्लीन अप भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको मैं बोल देता हूँ NaN। तो NaN मतलब ये होता है कि नॉट एनी वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है, ज़ीरो वैल्यू है, मतलब ज़ीरो भी वैल्यू नहीं है, कोई नंबर नहीं है, नॉट एनी नंबर। ठीक है, तो जब मैं उसको ब्लैंक रख देता हूँ तो NaN शो करता है मेरे को पाइथन के अंदर। तो किसी भी डेटा को लेने के बाद सबसे पहले मेरे को डेटा को क्लीन अप करना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसके ऊपर कोई चीज़ कर सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन है रिग्रेशन एनालिसिस की, मार्केट ट्रेंड। स्टॉक मार्केट आप सब लोग जानते हैं, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से किसी भी एक स्टॉक का हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑल दीज आर बेस्ड ऑन द कंटिन्यूस वैल्यू। ठीक है, ये सारी की सारी कंटिन्यूस वैल्यू होने वाली हैं, कैटेगोरिकल नहीं होने वाली। तो कंटिन्यूस वैल्यू के अंदर, हम लोग रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन या सिंपल लीनियर रिग्रेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, prediction of the road accident due to the rash driving, it is also one of the application of the regression analysis. Fine students, अब मैं बात करूंगा टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द रिग्रेशन एनालिसिस। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ नोटेशंस, बातें हैं, कुछ कंसेप्ट है जो हमें ध्यान रखने हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ। द मेन फैक्टर इन द रिग्रेशन एनालिसिस विच वी वांट टू प्रिडिक्ट और अंडरस्टैंड इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द टारगेट वेरिएबल। मैं आप लोगों को पहली बता चुका हूँ, डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको हमें प्रिडिक्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्व वैल्यू। ठीक है, ऑब्जर्व वैल्यू के बाद प्रिडिक्टेड वैल्यू हम लोगों को बतानी होती है। तो जितना भी मेरा डिस्टेंस जितना कम होगा ऑब्जर्व वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू में, जितना मिनिमम होगा उतना ही अच्छा मेरा मॉडल होगा, उतना ही बेस्ट फिट मॉडल मेरे लिए होगा। बेस्ट फिट क्या होता है, वर्स्ट फिट क्या होता है, अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग क्या होती है, मैं आपको अभी बताऊंगा। दूसरा पार्ट है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल और विच आर यूज टू प्रिडिक्ट द वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के करस्पॉन्डिंग ही मेरा आउटपुट आता है, मेरा टारगेट वेरिएबल आता है। तो इसके बेसिस पे ही मैं काम करता हूँ, उसको मॉडल करता हूँ। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिडिक्टर, हम लोगों ने देखा है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ प्रिडिक्टर, रिस्पॉन्स वेरिएबल भी हो सकता है ये। तो ये सारे फीचर्स भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें टर्मिनोलॉजी याद में रखनी पड़ेगी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आउटलायर्स।
ठीक है। आउटलायर्स क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट्स, देखिए मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो डेटा पॉइंट्स हैं जो कि बहुत दूर होते हैं, ठीक है, इस मॉडल से बहुत दूर हैं, तो ये जो डेटा पॉइंट्स हैं आर नथिंग बट माई आउटलायर्स। तो वो डेटा पॉइंट्स जो लाइन से, जो मेरा मॉडल बन रहा है, जो रिग्रेशन लाइन उससे बहुत दूर हैं वो पॉइंट्स, दोज आर नोन एज द आउटलायर्स। तो आउटलायर्स इज एन ऑब्जर्वेशन विच कंटेन्स either very low value or very high value in the comparison to the other observed value। तो या तो वो ये हो सकते हैं या फिर वो ये भी हो सकते हैं, ठीक है। या तो देखिए, ये मेरी लाइन है, इस लाइन के ऊपर जो भी मेरी वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, और इस लाइन के जो नीचे वैल्यूज़ होंगी वो मेरी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, ये आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एज अ प्लेन कंसिडर करूँ, मैथमेटिकल अगर एक्सप्लेनेशन दूँ, तो ये मेरा प्लेन है, ये जो लाइन है इट इज़ नथिंग माई प्लेन। तो प्लेन के अबव जो होंगी वो पॉजिटिव लाइन होंगी, जो नीचे की तरफ होंगी वो नेगेटिव लाइन्स होंगी। तो ये जो नेगेटिव आउटलायर्स हैं और ये जो ऊपर की तरफ लिखे हुए हैं, दीज आर माई पॉजिटिव आउटलायर्स। तो आउटलायर्स आर नथिंग बट द लो वैल्यूज़ और हाई वैल्यूज़। तो लो वैल्यूज़ और हाई वैल्यूज़ कंपेरिजन टू द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ मेरी कौन सी हैं? ऑब्जर्व्ड वैल्यू मेरी ये हैं, जो एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं वो मेरी ऑब्जर्व्ड वैल्यू कहलाती हैं। एंड आउटलायर्स में हैम्पर द रिजल्ट, सो इट शुड बी अवॉइडेड। तो आउटलायर्स बेसिकली क्या होते हैं कि कई बार हैम्पर कर देते हैं जब भी मैं कोई मॉडल को बनाने जाता हूँ। बेसिकली अभी हम पढ़ेंगे लॉजिस्टिक के अंदर वाई द आउटलायर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इन जनरल आउटलायर्स को अवॉइड ही करते हैं। तो जो बहुत ही दूर वैल्यूज़ होती हैं उन लोगों का, उन वैल्यूज़ को हम कंसिडर नहीं करते। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स मल्टी कोलिनियरिटी। मल्टी कोलिनियरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज द MLR इज़ कंसर्न, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कंसर्न। जब मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाते हैं उसमें मल्टी कोलिनियरिटी आ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं इस पर आप लोगों को असाइनमेंट भी दूंगा आने वाले टाइम में, तो इस पर आप बहुत फोकस रखिएगा। मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा इसका, लेकिन आप लोगों को मुझे समझाना है कि फिर ये कैसे होगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं मल्टी कोलिनियरिटी होती क्या है। इफ़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर हाईली कोरिलेटेड। अभी तो हमने देखा था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो मेरे पास सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था x। लेकिन मल्टी लीनियर प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि मेरे पास x1 भी होगा, मेरे पास x2 भी होगा, मेरे पास x3 भी होगा। तो बेसिकली अगर इनके बीच में कोई कोरिलेशन हुआ, ठीक है, तो क्या होता है, मल्टी कोलिनियरिटी आ जाती है। तो इफ़ दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हाईली कोरिलेटेड विद ईच अदर देन अदर वेरिएबल्स, देन सच कंडीशन इज नोन एज मल्टी कोलिनियरिटी। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जब मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और उनके बीच में को रिलेशन होता है, लेट सपोज कि एज है, सैलरी है और एक्सपीरियंस है। अभी तो मैंने एज और सैलरी की बात करी थी। अब अगर मैं इसके अंदर एक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को सैलरी प्रेडिक्ट करनी है, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, एज जो मेरा है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको मैं x1 ले लेता हूँ। सैलरी मेरा y है, जिसको मैं डिपेंडेंट वेरिएबल ले लेता हूँ, और जिसको मैं टारगेट ले सकता हूँ क्योंकि मेरे को y ही प्रेडिक्ट करना है। और तीसरा इसमें एक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैं ले लेता हूँ, दूसरा एक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लेता हूँ जिसको हम बोलते हैं एक्सपीरियंस। तो अगर मैं देखूँ कि एज और एक्सपीरियंस में कोई रिलेशन है, हाँ बिल्कुल है, बट ऑब्वियस है। मैं जानता हूँ जो एम्प्लॉय यंग होगा, जो कम एज का होगा, उसका कम एक्सपीरियंस होगा, और जो मेरा एम्प्लॉय ज़्यादा एज का होगा उसका ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो मैंने आप लोगों को अभी पहले भी बताया था, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे आउटपुट को, मतलब मेरे प्रेडिक्टिव वैल्यू को कैसे इफेक्ट करता है, बाय कीपिंग द अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल फिक्स्ड, ठीक है। अगर मेरे अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल फिक्स होने के बाद जो मेरा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस तरीके से करस्पॉन्डिंग चेंज कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि दोनों ही वेरिएबल मेरे आपस में कोरिलेटेड है, ठीक है। तो दैट इज़ नोन एज मल्टी कोलिनियरिटी। आप लोगों को मैं आगे एग्जांपल से भी समझाऊंगा किस तरीके से मल्टी कोलिनियरिटी करी जाती है। उसके बाद होता है अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग। इफ़ अवर एल्गोरिथम वर्क्स वेल विद द ट्रेनिंग डेटा सेट बट नॉट वेल विद द टेस्ट डेटा सेट। अगर मेरा ट्रेनिंग डेटा सेट तो बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन टेस्ट डेटा सेट मेरा अगर ढंग से नहीं काम करता, तो वो कहलाता है ओवर फिटिंग। एंड इफ़ अवर एल्गोरिथम डज नॉट परफॉर्म वेल इवन विद द ट्रेनिंग डेटा सेट, देन सच प्रॉब्लम इज़ नोन एज अंडर फिटिंग। तो सिंपल सी बात है, ओवर फिटिंग कब होगी, जब मेरा ट्रेनिंग डेटा सेट तो बहुत अच्छा काम करेगा लेकिन मेरा टेस्ट डेटा सेट काम नहीं करेगा ढंग से। और जब अगर मेरा
ट्रेनिंग डेटा सेट भी सही से काम नहीं करेगा और टेस्ट डेटा सेट भी सही से काम नहीं करा गया, तो वो मेरा कहलाएगा अंडर फिटिंग। तो ये देखिए बिल्कुल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, दिस इज़ माई अंडर फिटिंग, ठीक है। टू सिंपल टू एक्सप्लेन विद द वेरिएंस, ये मेरी अप्रोप्रिएट फिटिंग है और ये मेरी ओवर फिटिंग है, ठीक है। तो अंडर फिटिंग में क्या होता है, ना तो मेरा टेस्ट डेटा सेट काम करेगा और ना ही मेरा ट्रेनिंग डेटा सेट काम करेगा। यहाँ पे मेरा ट्रेनिंग डेटा सेट तो अच्छा काम करेगा, टेस्ट डेटा सेट मेरा अच्छा काम नहीं करेगा, दिस इज़ अ ओवर फिटिंग। फोर्स फिटिंग टू गुड टू बी ट्रू, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अंडर फिटिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर माई डेटा पॉइंट्स क्रॉस और सर्किल के अंदर, और इस तरीके से ये काम करता है। फाइन। सो दिस इज़ माई रिग्रेशन लाइन और दिस इज़ माई आउटलायर, मैंने आप लोगों को अभी बताया था। तो डिस्टेंस टू द लाइन इज़ मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है। ये जो है ये मैं रेजिडुअल भी कहलाता है ये, ठीक है। और ये जितना मिनिमम होगा उतना अच्छा है, बाकी आप डेटा पॉइंट्स में देखेंगे ये मिनिमम है। अभी देखिए ये डेटा पॉइंट है, ये भी एक नेगेटिव आउटलायर है क्योंकि इसका बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो इस तरीके से आउटलायर्स कहे जाते हैं। फाइन। सो बाय दिस आई एंड अप दिस लेक्चर, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया है लेक्चर, तो आई एंड अप दिस लेक्चर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन और व्हाई वी आर यूजिंग द रिग्रेशन ऑल्सो वी विल एबल टू अंडरस्टैंड। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे काम करता है, वो हम पढ़ेंगे। सो बाय दिस आई एंड अप दिस लेक्चर, थैंक यू।